हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजे क्लासेस। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन रिवाइज करने जा रहे हैं। हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे अपने इनकम डिटर्मिनेशन यूनिट के। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन थ्रू टू डिफरेंट अप्रोचेस, यूज डायग्राम। हमसे पूछा दो अलग अलग अप्रोच बताइए और हमें उन्हें डायग्राम की मदद से भी समझाइए। तो देखो, हमारे सिलेबस में दो अप्रोच हैं, वन इज एडीएस अप्रोच, सेकंड इज एसआई अप्रोच। हमें दोनों अप्रोचेस के बारे में बताना है कि एडीएस क्या होती है और एसआई क्या होती है। तो हमारे इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है? जेएम कीन्स। जेएम कीन्स ने क्या बताया है? एडीएस अप्रोच क्या कहती है? जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमारी इक्वल आ जाएगी, जिस इनकम लेवल पे वो हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम लेवल होगा। और एसआई अप्रोच क्या कहती है? देखो, एसआई भी एडी से ही बनी थी। एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, एएस का क्या होता है? सी प्लस एस, सी से एस सी कटा, तो ये क्या बन गई? आई एस, मतलब एसआई अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो दोनों में कुछ खास अंतर तो है नहीं, ठीक है। शेड्यूल की बात करें, आप याद है जब भी हमें शेड्यूल बनाना हो ना, तो देखो ये हमारे एम्प्लॉयमेंट है लैक में, ये हमारी इनकम है वाई और सी, ठीक है। जीरो पे देखो हमारा फिर भी पॉजिटिव ही है 40, क्योंकि हम सर्वाइवल के लिए। फिर हम देखो हमारा कंजम्पशन 80-80 से बढ़ता चला गया। हमने माना कि जो हमारा एमपीसी है वो 0.8 है, मतलब जितनी इनकम बढ़ेगी उसका 0.8 हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा। तो देखो इनकम कितने से बढ़ती जा रही है? 100 से, तो ये आपका 80 से इंक्रीज होता जा रहा है। तो आपको बस दो कॉलम याद रखने, एक तो वाई और एक सी। एस कैसे निकलेगा हमारा? सेविंग, इनकम माइनस कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा? आई, ठीक है। अब इसकी मदद से देखो डायग्राम देखो एस आई अप्रोच का। तो ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, सेविंग नीचे से शुरू होगी। ये हमारा एस ग्रेटर देन आई, ये हमारा एस लेस देन आई। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया? जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट मिली, डेट इज 40 के लेवल पे। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। अब अगले में पूछा हमसे इसी में एडीएस का, तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई, दोनों जहां पे मिली इक्विलिब्रियम। अब दोनों का डायग्राम एक साथ देना है, तो देख लो कंबाइंड डायग्राम हमने एक साथ दे दिया, ठीक है। तो ये हमारी दो अप्रोच है, एक अप्रोच है एडीएस अप्रोच और दूसरी अप्रोच है एसआई अप्रोच। दोनों के हमें डायग्राम एक साथ बनाने होते हैं, ठीक है। अलग से कोई भी हमारी अप्रोच इतनी भी रेलिवेंट नहीं है ये, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग बताओ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की। ये हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा एडी ज्यादा है एएस से तो क्या होगा। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब हमने जितना अज्यूम किया था, जितना हमने सोचा, डिमांड उससे क्या हो गई? ज्यादा हो गई। जब डिमांड ज्यादा हो गई तो जो हमारे पास इन्वेंट्री है वो क्या है? लो है। हमारे पास इन्वेंट्री क्या है? लो है। अब हम इन्वेंट्री को इंक्रीज करना चाहते हैं। इंक्रीज करने का एक ही रीजन है, हमें अपना एम्प्लॉयमेंट क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। और हम तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो इसको लिखेंगे कैसे? इस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या है? ज्यादा गुड्स खरीदना चाह रहा है जितना फर्म प्रोड्यूस करना चाह रही है। हमारी सप्लाई क्या है? कम, लेकिन डिमांड क्या है? ज्यादा। अब डिमांड ज्यादा है तो इन्वेंट्री को दोबारा लाने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। नई नई एम्प्लॉयमेंट निकलेगी, जैसे जैसे नई नई एम्प्लॉयमेंट निकलेगी तब तक निकलेगी जब तक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम वापस दोबारा अपनी जगह पे ना आ जाए, ठीक है। तो कभी भी एडी ग्रेटर देन एएस पूछे तो देखो भैया सिंपल सी बात है, ज्यादा रायता नहीं फैलाना। एडी ज्यादा एएस से, तो मतलब हमारी इन्वेंट्री क्या है? कम है। तो हम अपनी इन्वेंट्री को क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज करना चाहते हैं। इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर दो। और लेस देन का पूछेगा तो ये सारा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एपीएस हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंस करो एपीएस में और एमपीएस में, कि एपीएस और एमपीएस में क्या डिफरेंस है। और पूछा क्या एपीएस कभी भी नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है, तो अपना एक एग्जांपल देके समझाओ। तो एपीएस और एमपीएस होता क्या है? देखिए एपीएस फॉर्मूला बोले तो एस अपॉन वाई, मतलब जिस इनकम लेवल पे हम कितनी सेविंग कर रहे हैं वो एपीएस है। और एमपीएस क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, हम जितने हमारी इनकम बढ़ी उसका कितना पोर्शन हमारी सेविंग बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? एमपीएस। तो एपीएस का मतलब ये रेशियो है सेविंग का करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम से। और इसमें एमपीएस में क्या होता है? चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, ठीक है। मेरी बात समझना, मानो मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। मैं 10,000 अर्न कर रहा था, उस टाइम पे मैं 2,000 रुपये सेव करता था। आज मेरी इनकम 15,000 है, आज मैं 5,000 रुपये सेव कर रहा हूँ। तो 2,000 और 10,000 का जो रेशियो है, 5 और 15 का, इसे कहेंगे एपीएस, ठीक है। इस टाइम पे जो रेशियो है एपीएस, इस टाइम पे जो रेशियो है एपीएस। अब जो चेंज का रेशियो है, 10 से 15 हुई कितने से बड़ी? 5 से। 2 से 5 हुई कितने से बड़ी? 3 से। डेट इज क्या है मेरा? एमपीएस। एमपीएस होता है मेरा चेंज, ये होता है किस टाइम पे कितना लेवल था। एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई, एमपीएस का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एपीएस जीरो से कम हो सकता है, एमपीएस जीरो से कम नहीं हो सकता। भैया एक बात बताओ, जो चेंज है, जैसे मेरी इनकम मानो यहाँ 5,000 रुपए से बढ़ी, तो भाई मैं 0 रुपए हो सकता है कि जीरो सेव करूं, सारे सारे खर्च कर दूं, लेकिन मैं नेगेटिव तो नहीं कर सकता ना। लेकिन हाँ, सेविंग नेगेटिव हो सकती है, हो सकती है। कुछ कुछ मंथ हमारे ऐसे चले जाते हैं लाइफ में जहां हम बिल्कुल भी सेविंग नहीं करते, उल्टा हम डिस सेविंग करते हैं।
जैसे मानो किसी की जॉब छूट गई, तो उस टाइम पे वो डिसेविंग कर रहा है, तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन ने पूछा एपीएस नेगेटिव हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। जब जब हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा होगा एपीएस नेगेटिव होगा। जनरली हमारी लाइफ में यही होता है। जैसे मानो अगर हमारा कंजम्पशन इनकम मानो 1000 है, कंजम्पशन 1200 कर लिया, तो सेविंग क्या हो गई नेगेटिव। और हमारे साथ चलता है लाइफ में। एक बात बताओ, तुम अपनी कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको आईफोन खरीदना है। आपकी जॉब है पर मंथ 40,000 की, आपको आईफोन खरीदना है, तो जिस महीने आप आईफोन के लिए रुपए बचा रहे हो धीरे धीरे, तो उस टाइम पे आपकी सेविंग नेगेटिव चली जाएगी। एक साथ आपने 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का फोन ले लिया, तो आपके एपीएस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जनरली होता है हम लोगों के साथ, ठीक है। अगला पूछा हमसे, जब एमपीसी बड़ा है एमपीएस से, तो बताइए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी ग्रेटर देन 5। तो इसने बोला अगर एमपीसी ज्यादा है एमपीएस से, तो उस टाइम पे मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 होगी। एग्जाम्पल देते हुए बताओ ये सही है या गलत। तो सबसे पहले आप ये समझो एमपीसी और एमपीएस में रिलेशन क्या है। एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों कितना होता है, 1। मल्टीप्लायर के साथ क्या रिलेशन है, तो के साथ इसके 3 फॉर्मूले याद होंगे आपको, 1/1 माइनस एमपीसी। तो हम इसी फॉर्मूले की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक एमपीएस का भी होता है, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से मान लो कि हमने माना हमारा एमपीसी 0.6 है, तो उस टाइम पे एमपीसी ज्यादा है एमपीएस से, क्योंकि एमपीएस क्या होगा 0.4, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, 1 होता है। अब के का हमने फॉर्मूला लगाया 1/1 माइनस एमपीसी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2.5। तो इसका मतलब ये बात गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो अपनी तरफ से हमें वैल्यू लेनी है, जिससे हमें अपना क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव। क्वेश्चन कह रहा है एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। गिविंग रीजन बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो देखो बेटा, जो एमपीएस होता है और जो एमपीसी होता है, ये इनका फॉर्मूला ही क्या होता है, एमपीएस का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये चेंज बताता है बेटा, चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चेंज 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जॉब कर रहा हूँ 1 लाख रुपए की, और मेरी जॉब 2 लाख रुपए की हो गई, मेरी सैलरी बढ़ गई। सैलरी बढ़ने का या तो मैं पूरा की पूरी सैलरी खर्च कर दूंगा, मानो मैंने 1 लाख के 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। या तो मैंने पूरे के पूरे बचा लिए, तो 0/1 लाख ये क्या हो जाएगी मेरी, 0। लेकिन कहीं भी किसी भी केस में नेगेटिव कोई होगी मेरी, तो ना तो मेरा एमपीसी या एमपीएस दोनों की पूछता किसी का भी नेगेटिव, तो बेटा वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एमपीएस कैन नेवर बी लेस देन 0, क्योंकि सेविंग का जो इफेक्ट है चेंज, वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो एमपीसी पूछे या एमपीएस पूछे, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो का, इसमें ना बेटा मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। शॉर्ट बोले तो जो बहुत 2 या 3 नंबर में, 3 नंबर, 2 के तो है नहीं आपके में, 3 नंबर में आने के जिनके सबसे ज्यादा चांस है, ठीक है। अगला, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्या इक्विलिब्रियम सिचुएशन तब होगी एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये कह रहा है हमारी इकोनॉमी में भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं चल रहा है, अपर इकोनॉमी में हमारा कम एम्प्लॉयमेंट है, क्या उस टाइम पे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम तीनों लेवल पे हो सकता है, फुल, अंडर, ओवर, तीनों लेवल पे हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर हमारा फुल लेवल चल रहा है, मानो ये देखो ये वाली जो लाइन आ रही है, ये मेरी एग्रीगेट सप्लाई है, ये मेरी एडी है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। लेकिन अभी क्वेश्चन है का फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो मेरी एडी जो एक्चुअल एडी है वो नीचे है। होना तो इक्विलिब्रियम ये चाहिए था, लेकिन ये ना हो के अभी हो कौन सा रहा है, ये वाला। हाँ पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन अभी हमारी इकोनॉमी को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, हम यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे जा नहीं रहे। जैसे आपके अंदर है, आपके अंदर भी तो पोटेंशियल है, आप बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, है ना, जितनी आपको करनी चाहिए। तो ऐसे ही अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये जो गैप है ना, इससे जो गैप क्रिएट होता है अंडर, ये हमारा डिफ्लेशनरी गैप कहलाता है, ठीक है। और कुछ इसमें नहीं है। अब जो हम हमारी जो कल की जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें जो हम डिस्कस करेंगे ना थोड़े हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ तो हमने बेसिक बेसिक से करे कि ये क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। उसके अंदर हम ना थोड़े और हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जैसे मल्टीप्लायर में और एमपीसी में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इनकम डिटर्मिनेशन एक छोटी सी यूनिट थी, जो मैं 3 पार्ट में, एक पार्ट मेरा कल आ गया था, एक आज आ गया है, एक कल और आएगा। इन तीनों पार्ट को करके जाना, इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी अच्छे से पेपर के लिए मेहनत करो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, लगन मत छोड़ो, हिम्मत मत हारो, ठीक है। होली हर बार आती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होली भी मनानी है इस बार। इस बार ज्यादा होली पे फोकस मत करो, अपना पढ़ाई करो, 3 पेपर हैं आपके कोर, इको देन बिजनेस देन अकाउंटेंसी, बहुत अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।